मेरा ये मानना है कि घर ऐसा बनना चाहिए जिसमें किचन, यूटिलिटी, आपके पूजा रूम और ड्राइंग रूम, बेडरूम्स की प्लानिंग ऐसे हो कि एक तो 100% वास्तु ओरिएंटेड हो, आपको घर में कम से कम 35% ग्रीनरी के प्रोविजंस रखने चाहिए। तो संकल्प सोलंकी साहब, आप ये बताइए कि आईटी कंपनी से आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में किस तरीके से है, आपने क्या सोच के कंपनी शुरू की? आप तो आईटी डिपार्टमेंट्स में काफ़ी काम किया आपने, तो ये कैसे महसूस हुआ कि मुझे कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाना चाहिए? कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ आप तब करते हो जब या तो आपको बहुत ज़रूरत होती है या बहुत बड़ी ठोकर लगती है। तो हाँ, बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर, मैंने कंप्यूटर साइंस से अपनी डिग्री करने के बाद सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की थी। फिर फॉर्चुनेटली मेरे को मौका मिला अपना घर बनाने का। माई स्काई भारत कंस्ट्रक्शंस की स्थापना आपने कैसे की? माई स्काई भारत कंस्ट्रक्शन, मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ घर बनाने में। एज अ रियल, मतलब मेरा रियल एस्टेट, अगर मेरे को अपने रियल एस्टेट को डिफाइन करना है तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कंस्ट्रक्शन करने में, बहुत इंटरेस्टेड हूँ इंटीरियर्स करने में, ऑटोमेशन करने में, अम्यूनिटीज़। तो जब आप माई स्काई भारत को ब्रेक करेंगे तो माई स्टैंड्स फॉर मेरा, एस स्टैंड्स फॉर सपोर्ट, सी स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन, ए स्टैंड्स फॉर ऑटोमेशन, ए स्टैंड्स फॉर एम्यूनिटीज़ एंड आई स्टैंड्स फॉर इंटीरियर। ये हो गया माई स्काई। अब ये पांच हमारा, मैंने एक मिशन बनाया कि एक घर के जैसे एक बॉडी के 5 एलिमेंट होते हैं ना, अग्नि, पानी, वायु, जल जल, वो सब चीज़ों को लेके घर के भी 5 एलिमेंट होते हैं। बेस्ट कंस्ट्रक्शन, बेस्ट इंटीरियर, बेस्ट ऑटोमेशन, बेस्ट एम्यूनिटीज़ और बेस्ट सपोर्ट। अगर ये सारी चीज़ें तो एक फुल फ्लेज घर बन जाता है। तो स्थापना मैंने इसकी 2023 में ऑफिशियली रजिस्टर की थी कंपनी बैंगलोर में। लेकिन इसके पहले मैं 2020 से कर रहा हूँ। मेरी एक और कंपनी है माई संकल्प ड्रीम नेस्ट, वो भी रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो मध्य प्रदेश रजिस्टर्ड है, तो वो भी काम करती थी। फिर माई स्काई से जब हमें अपनी जीवन का उद्देश्य मिल गया कि भाई अब हमें क्या करना है, घर बनाना है, कैसे बनाना है, तो पांचों एलिमेंट्स को ऐड करके हमने स्थापना की। और पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। अब पैन इंडिया एक्सपेंशन का एक्सपर्टाइज और कैपेबिलिटी आ गया है हमारे पास में। माई स्काई के पहले आप क्या करते थे सर? जैसा मैंने बताया कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। 2012 में जब मैं पास आउट हुआ उसके बाद मैंने कुछ साल जॉब की सॉफ्टवेयर कंपनी में। फिर मैंने खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी खोली। सॉफ्टवेयर कंपनी करते करते फिर मैंने कंसल्टिंग फर्म खोली। उसमें मैंने बहुत सारे बिजनेसेस को कंसल्ट किया, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज बनाई, कुछ नेताओं के साथ काम किया क्लोजली, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ के। उसके बाद में रियल एस्टेट जब मैंने खुद का घर बनाया तो मेरा पैशन जागा कि ये बहुत बड़ा मार्केट है अनएक्सप्लोर्ड, क्योंकि अम, हर बड़ी चीज़, अब कमर्शियल कंस्ट्रक्शन में चले जाइए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे डीएलएफ है, एम्बेसी है, अब प्रेस्टीज ग्रुप है, बड़े बड़े ग्रुप्स, हीरानंदानी, अलग अलग उसमें है। लेकिन जब रेसिडेंशियल होम कंस्ट्रक्शन की बात आती है, आज भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स ही आदमी का घर बना रहे हैं। ये जब मैंने देखा, वो पेन को महसूस किया, फिर समझ में आया कि ये तो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो सॉल्व किया जा सकता है। और मेरा एक मानना है, 2 चीज़ों को मैं बहुत स्ट्रांग बिलीव करता हूँ कि प्रॉब्लम जितना बड़ा, बिजनेस उतना बड़ा। तो सॉल्यूशन आप बना लीजिए बड़ी प्रॉब्लम का, और वो उतना ही बड़ा बिजनेस आप बना सकते हो। आपके आगे आने वाले समय के लिए क्या ड्रीम्स हैं? मतलब आप क्या सोचते हैं? जैसे आप दुबई में भी आपने काफ़ी काम किया है और दुबई में आपने अपनी कंपनी भी रजिस्टर्ड कराई है, तो दुबई और इंडिया के कंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क समझते हैं आप? देखिए, दुबई, ओके, सो दुबई में लग्जरी 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 के नाम पे बेचा जा रहा है। सो दुबई को जिस हिसाब से प्रेजेंट किया है, बहुत इंटेलिजेंटली यूएई वालों ने प्रेजेंट किया है, बहुत इंटेलिजेंटली बेचा है पूरे वर्ल्ड को दुबई ने, कि अगर आपको रियल लग्जरी चाहिए तो आप वहाँ आइए, आपको रियल लग्जरी मिलेगी। बट हम लोग शायद ये, हमें ये समझ में नहीं आया कि लग्जरी एक्चुअल में होती क्या है। हमें हमारे हमारे दिमाग में क्या बोला है, लग्जरी कार मतलब एक्स, लग्जरी ये मतलब वाई, लग्जरी कपड़े मतलब वो एक्स वाई जी ब्रांड। तो जब दुबई को देखो आप, तो वो सिर्फ इन पे ही आधारित है। जहाँ पे कंफर्ट की बात करें, कंफर्ट में बहुत सारी चीज़ें लैक कर रही हैं।
राइट। मैं नहीं बोल रहा कि दुबई का मार्केट कम है या इंडिया का मार्केट ज़्यादा है, ये कंपैरिजन हम बाद में कर सकते हैं। बट आपने जो पूछा मैं कहाँ देखता हूँ, मेरा मानना ये है कि मैंने एक स्टेटमेंट बना रखा है अपना कि मेकिंग लग्जरी एंड टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल एंड अवेलेबल टू एवरीवन। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि इंडिया के किसी प्रदेश के किसी छोटे से गांव में बैठे हुए किसी व्यक्ति को घर बनाना है, और वो ड्रीम कर रहा है कि मेरे घर पे, क्योंकि जब आपको अगर स्विमिंग पूल चाहिए घर में या टेक्नोलॉजी चाहिए तो आपके दिमाग में आ जाता है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे, जबकि वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि अगर आप घर की प्लानिंग अच्छे से करते हैं तो उसी कॉस्ट में जो आप वहाँ पे खर्च कर रहे हैं, उसी कॉस्ट में आपको सारी लग्जरी और टेक्नोलॉजी मिल सकती है। तो मैं हर इंडियंस के पास में ये लग्जरी और टेक्नोलॉजी पहुँचाना चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम है। और ये अगले 5 साल 10 साल या 15 साल का ड्रीम नहीं है, ये एक लाइफ टाइम मैंने इसको एक विजन बना रखा है जो जनरेशन चेंज करे, क्योंकि कोई भी चीज़ ओवरनाइट चेंज नहीं होती, उसके लिए जनरेशन्स लगती है। अगर मैं ग्लोबल लेवल की बात करूं, दुबई जाने का पर्पस एक ये था कि भाई दुबई में क्योंकि आप इंटरनेशनल एक्सपोजर को ले सकते हो और दुबई में बैठ के आप पूरे ग्लोब को टारगेट कर सकते हो। अभी आपका इंडिया के साथ साथ में होल अफ्रीका रीजन हैज़ टू डेवलप, साउथ एशियन रीजन हैज़ टू डेवलप। हर चीज़ डेवलप तो नहीं है, इवन यूरोप नीड्स टू बी डेवलप्ड अगेन। तो ये सारी चीज़ बैठने के लिए यूएई एक जंक्शन एरिया है। तो मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर को, पहली चीज़ तो टेक्नोलॉजी और उसको इंडिया में लाना चाहता हूँ और सप्लाई टू द ग्लोब। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कि डेवलप इन इंडिया एंड सप्लाई टू द ग्लोब। आम जो व्यक्ति अगर मकान बनाता है, आम ठेकेदार या आम आर्किटेक्ट बनाता है उसमें, और आप क्या सोचते हैं आपके कंस्ट्रक्शन में, आप क्या चेंज समझते हैं कि आप क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, आप क्या परिवर्तन सोचते हैं कि किसी और व्यक्ति से आप क्या अलग घट के कर रहे हैं? वो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं अपन कि एक कोई भी व्यक्ति चाहे 600 स्क्वायर फीट का घर बना रहा हो या 1000 का या 5000 का, राइट, हम उसको, उसका जो बजट है उसके हिसाब से डिसाइड कर देते हैं कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये वो है वो है। बट हम इंडियंस को अगर देखा जाए तो हमारा कल्चर सेम है। चाहे वो 50 करोड़ कमा रहा है, चाहे वो 50,000 कमा रहा है, उसका कल्चर कैसे सेम है? हम इंडियंस बेडरूम वाले लोग नहीं हैं, हम इंडियंस ड्राइंग रूम वाले लोग हैं। हम लोगों को पूरी फैमिली अगर आती है तो साथ में बैठ के, नीचे बैठ के खाना खाने वाले लोग हैं हम लोग। अगर आप घर को देखते हो तो घर में, घर की जो प्लानिंग है वो रूम 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 के अलावा भी अलग हो सकती है। जैसे एक छोटे से घर में आपको डबल हाइट अगर एक्सपोजर दे दिया, 10 फीट की सीलिंग की जगह एक 20 फीट का सीलिंग एरिया डबल हाइट दे दिया, तो आपका छोटा सा घर लग्जरी लगने लगता है, बड़ा लगने लगता है, उसका एहसास भी हम नहीं कर पाते। दूसरा, आपके घर में एक ओपन टू स्काई कॉन्सेप्ट दे दिया जहां से स्काईलाइट आपके घर में टेम्पल के पास में आ रहा है, तो आपका मेडिटेशन एरिया और आपके घर की पॉजिटिविटी ही चेंज हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि घर ऐसा बनना चाहिए जिसमें किचन, यूटिलिटी, आपके पूजा रूम और ड्राइंग रूम, बेडरूम्स की प्लानिंग ऐसे हो कि एक तो 100% वास्तु ओरिएंटेड हो, दूसरा उसको लग्जरी लग्जरी लिविंग का लग्जरी लिविंग का एहसास हो उसको। अमीरों के घर में क्या होता है, आप किचन से निकले, ओपन किचन होता है, डाइनिंग पे खाना सर्व हुआ, वॉश बेसिन होता है, वहाँ पे आप जाके हाथ वॉश, हैंड वॉश कर लीजिए। एरिया बड़ा छोटा हो सकता है, डाइनिंग टेबल महंगा सस्ता हो सकता है, पर होता यही है। तो ये आप छोटे घरों में भी कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि विथ स्मार्ट प्लानिंग आप किसी को भी लग्जरी दे सकते हो, क्योंकि वो लग्जरी एक ठेकेदार या लोकल कॉन्ट्रैक्टर नहीं सजेस्ट कर पा रहा है। लोकल कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, आप कैसा घर चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं बना के दूंगा। ये हो गया एक पर्सपेक्टिव। अब टेक्निकल पे बात करते हैं। आज की डेट में हर जगह, पूरे देश में हर जगह पे घर अर्थक्वेक प्रूफ बनना चाहिए। लोग मुझसे पूछते सर अर्थक्वेक प्रूफ की क्या ज़रूरत है, जयपुर में तो अर्थक्वेक आता नहीं है। तो ऐसे तो कोविड भी नहीं आता था सर। नेचुरल डिजास्टर कब आएगा यू नेवर नो, आ गया फिर क्या करेंगे आप? ऊपर से स्ट्रक्चर में जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की, भाई आपको बोला है कि G+1 का स्ट्रक्चर है तो वो ग्राउंड फ्लोर का स्लैब ही ऐसा डालते हैं कमज़ोर टाइप का कि चलो 10 साल चल जाए बहुत है। एज पर सिविल इंजीनियरिंग गाइडलाइन आपको 1.5 फ्लोर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर देना चाहिए। ये बेसिक बेसिक चीज़ ना एक वैल्यू एडिशन कर देती है बहुत सारी चीज़ों पे। तो हम लोकल कॉन्ट्रैक्टर से बहुत सारी चीज़ एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं। दूसरा, क्लाइंट का बीपी शुगर नहीं बढ़ा रहे हैं, वो एक जगह से एक इंसान से बात कर रहा है, एक इंजीनियर से, और उसी से पूरा कोऑर्डिनेशन करके उसका कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर सब कुछ हो जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इसमें जो आप चेंजेस ला रहे हैं वो लोगों को स्वीकार कर रहे हैं क्या, वो उसको लोग स्वीकार कर पा रहे हैं?
क्योंकि कॉस्ट भी बढ़ती होगी आप जिस तरीके से कर रहे हैं काम, या कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आता? ये सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अगर मैं कॉस्ट के बारे में, स्वीकृति इंडिया में कॉस्ट पे होती है, क्वालिटी को कॉस्ट पे होती है। पर आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे ये सुन के कि हमारा मॉडल आने के बाद में हम कॉस्ट को लगभग 25% कम किए हैं। बढ़ाने की तो दूर की बात है। जो आप आम जनता का जो रेट चल रहा है पर स्क्वायर फीट मॉडल, आप उससे हमारे मॉडल को अगर कंपेयर करेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो हम दे रहे हैं उसमें 25% मार्केट से कम होता है, लेकिन क्वालिटी कम से कम 100% ज़्यादा। तो कॉस्ट के बिना तो एक्सेप्टेंस है ही नहीं। तो हमने भी जब शुरू किया था तो सोचा था कि 1-2 साल करके देखते हैं ट्रायल कैसे होता है बिजनेस, 2-4 घर बना लेंगे काफ़ी है। लेकिन मार्केट ने हमें इतनी एक्सेप्टेंस दी कि हम 4x 5x एक्स ग्रो किए पिछले 2 साल में। सो दिस इज़ हाउ मार्केट ने हमारे को ट्रीट किया। और मुझे लगता है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जिसने प्ले किया है वो हमारे कुछ यूएसपीज़ है। जैसे हमने प्राइस लॉकिंग फैसिलिटी की कि भाई जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो ड्राइंग के पहले ही आपका प्राइस फिक्स है कि ये 50 लाख है, ये 1 करोड़ है, इससे ऊपर नहीं होगा। वो हम राइटिंग में दे रहे हैं अग्रीमेंटेड वे में। तो क्लाइंट्स खुश हैं अपना कि भाई चलो उनको ये कॉस्ट मिल रहा है और इस पर डिलीवरी मिलेगी। तो एक्सेप्टेंस तो बहुत अच्छा है और फ्यूचरिस्टिक एक्सपेंशन का भी बड़ा मोटिवेशन आया है कि अब हम कहीं पे भी एक्सपैंड करके कर सकते हैं, बिकॉज अब छोटे से गांव से लेके बड़े शहर में हर जगह हमारी ज़रूरत है। ये कंक्रीट के जो जंगल बनते जा रहे हैं पूरे भारत में या क्या पूरे विश्व में, तो आपको क्या लगता है कि आगे जाके इसका अंत क्या होगा, एंड क्या होगा? जो कंक्रीट के जंगल ही बनते जा रहे हैं, ग्रीनरी की तरफ पूरा ध्यान हट गया लोगों को, सब अपने मकान को और बढ़ाते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और आपको क्या लगता है कि ग्रीनरी के लिए आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विजन है कि आपने ग्रीनरी के लिए क्या किया लाइक? मेरे को ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेरा मानना है 3 चीज़ों को लेके बहुत क्लियर, ग्रीनरी को लेके। अगर ग्रीनरी आपका घर बना रहे हो तो आपको दिमाग में, जैसे बॉडी में नहीं होता 21% वाटर और उसका रेशियो नहीं रहता इतना, वैसे ही आपको घर में कम से कम 35% ग्रीनरी के प्रोविजंस रखने चाहिए। चाहे वो छोटा सा घर है, चाहे हम लोग क्या करते हैं, 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है अगर, तो उसमें 1800 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और 200 स्क्वायर फीट में बाउंड्री वॉल बना लेते हैं। दिस इज रॉन्ग। आपको हाफ ऑफ द एरिया में कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, थोड़ा बड़ा कीजिए, ग्रीनरी का स्पेस तो दीजिए। अरे आपको रूल बनाना चाहिए कि मेरे को अपने घर में कम से कम 50 पेड़ या पौधे मेरे पास होने चाहिए। छत पे कुछ नहीं कर रहे हैं, टेरेस गार्डन बना लीजिए। आप हर बैल्कनी में ग्रीनरी बना सकते हैं, हर बेडरूम में आपके ग्रीन प्लांट्स होने चाहिए। आपका एयर प्यूरिफिकेशन, आपके हेल्थ रिलेटेड स्टफ, कितनी चीज़ें करेक्ट हो जाएगी अगर आप ग्रीनरी पे फोकस करते हो। मैं कह रहा हूँ ठीक है आप इन्वायरमेंट को करेक्ट ओवरनाइट नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर को तो कर सकते हैं। पर ये जो लोग कर रहे हैं कि भाई नहीं हमें पूरा कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना लो, और ग्रीन, पहले तो हर घर में गार्डन हुआ करते थे। अभी तो लोगों ने गार्डन का, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे वो लोग पार्किंग देने लगे हैं, तो गार्डन का कल्चर ही खत्म हो गया है। किचन गार्डन भी बना सकते हैं। हर चीज़, किचन गार्डन, यूटिलिटी एरिया में गार्डन, जहाँ आप बैठते हो। देखिए हर चीज़, हमारी ह्यूमन मेंटालिटी ये कहती है विजनरी कि हम ग्रीन जब देखते हैं तो हमको सुकून मिलता है। और आप ग्रीन आपके घर में है ही नहीं तो सुकून तो दूर दूर तक है ही नहीं। आप सुकून को बाहर तलाश रहे हो, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। तो ग्रीनरी बहुत ज़रूरी है और हमारे को हर प्रोजेक्ट में, हर घर में अडेप्ट करनी चाहिए। और हम रिकमेंड करते हैं कि आप ग्रीनरी ज़रूर कीजिए। आपके आने वाले भविष्य के लिए क्या प्लानिंग्स है आपकी, आपकी निजी रूप में भी और कंपनी के रूप में भी? मेरा विजन बहुत क्लियर है। मैं कई बार बोल चुका हूँ अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में कि मेरे को 500 लोकेशन पे अपना प्रेजेंस बनाना है और 20 होम्स ईच लोकेशन ईच ईयर मुझे बनाने हैं। ये मेरा विजन है इंडिया को लेके। इस तरीके से मैं दुनिया की तो बात नहीं कर रहा, पर मैं वो 500 के लोकेशन को ज़रूर डेवलप कर सकता हूँ। तो अगर मैं 10,000 घर साल के बनाता हूँ तो मैं मानता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बन सकती है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम जैसे ही लोग हैं वो जो बना के बैठे हैं, और हम जैसे ही लोग हैं जो बनाएंगे आगे चल के, तो हम क्यों नहीं। तो मेरा विजन ये है कि जब इस लेवल का मार्केट कंट्रोल हमारा रहेगा तो फिर हम जो ऑफर करेंगे लोगों को ट्रेंड लगने लगेगा। भाई जैसे आज आप सबसे पॉपुलर कार देखिए, वो को पॉपुलर कार जो फीचर लाती है सबको ट्रेंड लगने लगता है। तो ट्रेंड बनाने के लिए ट्रेंड सेटर बनना पड़ता है। पहले एक बार ट्रेंड सेटर बनिए, फिर जो अच्छाई के ट्रेंड आप लाना चाहते हैं वो लाइए। युवाओं को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है संकल्प सोलंकी साहब। माई स्काई इंडिया भारत खोल के इन्होंने न केवल एक परिवर्तन लाने की कोशिश की है, बल्कि इन्होंने ज़रूर सोचा होगा कि
मैं अपने जीवन में क्या दे सकता हूँ समाज को, रिटर्न गिफ्ट क्या दे सकता हूँ मैं। ये कोई, इन्होंने व्यवसाय इसलिए नहीं चुना कि इन्हें कोई पैसा कमाना है इससे। इनका बहुत अच्छा आईटी कंपनी थी, और ये भी नहीं है कि कोई व्यवसाय की आजीविका के लिए आपने ये सोचा होगा। इनको लगा कि क्यों नहीं मैं ऐसा कुछ करूं जो समाज को एक दिशा दे सके और उसमें कुछ परिवर्तन ला सके। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज हमारे बीच में संकल्प सोलंकी साहब पधारे, और आशा करता हूं कि आने वाला जब पॉडकास्ट हम करेंगे तो इनकी कंपनी उस समय तक बहुत बड़ी बन चुकी होगी, और नेक्स्ट जब पॉडकास्ट करेंगे तो साहब बताएंगे कि उस दिन से और अब तक में क्या क्या परिवर्तन आ सके। तो पॉडकास्ट एक ज़रिया होता है जहाँ पे आप खुल के बोल सकते हैं कि आपके विज़न क्या है। और दूसरा एक मेरा मैसेज ज़रूर रहता है बाकी युवाओं के लिए, सब लोगों के लिए, कि डोंट कंफ्यूज बिटवीन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस वो होता है जिसमें आप किसी चीज़ को पैसा बनाने के लिए जब खोलते हो उसको बिजनेस कहते हो, धंधा कहते हो। पर जब आप कोई चीज़ इसलिए करते हो कि आप कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो ये डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस एक लेवल तक बन सकता है बट एंटरप्रेन्योरशिप लिमिटलेस है, क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। और जैसा मैंने कहा, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा सॉल्यूशन। तो मैं चाहता हूँ सब लोग इस फिलॉसफी को फॉलो करके आगे बढ़ें। थैंक यू। आपने यहाँ सनराइजिंग सिनेविजन की विजिट किया, आपको कैसा लगा? ये जयपुर में हम लोगों ने एक ऐसा प्रयास किया, क्योंकि जयपुर तो कोई ऐसी इंडस्ट्री है नहीं जो फिल्म इंडस्ट्री के रूप में मानी जाती है, लेकिन आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? देखिए, जैसा मैंने आपको कार में जब हम लोग आ रहे थे तब भी मैंने ये बात बोली थी कि पता है, हमारे को ना हमारा बिजनेस एक ऐसा लगता है कि चलो हमने एकेडमी खोली या ये खोली, पर आप ये सोचिए कि इससे कितने लोग इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। हर वो टिकटॉकर, हर वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, हर वो यूट्यूबर, हर वो व्लॉगर जिसको ये नहीं पता कि कैमरा कैसे पकड़ना है, या वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना है, या सिंगिंग कैसे करनी है, या मुझे छोटी सी एक वो बनानी है, वेब सीरीज़ बनानी है, और मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी है, उनको आप सिखाएंगे। और ये सबसे बड़ा पार्ट है, वो अगर आप 100 लोगों को सिखा रहे हैं उसमें से 10 भी काम के आ गए तो वो 10 हज़ार बना लेंगे, क्योंकि ऐसी तो आपकी इंडस्ट्री में एक बंदे की तो चीज़ है नहीं। तो अल्टीमेटली आपका ये जो प्रयास है, ये सिर्फ ना कि एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से तो मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगा, बट मुझे लगता है कि ये हर छोटी छोटी जगह पे होना चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि इतने सारे लोग इंप्रेस होंगे, इंस्पायर होंगे। आप ही देखेंगे कि हम लोग एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, अगर हमें लगता है कि हमारे पास कोई ऐसा है जो हमें ये सिखा दे कि स्टेज पे खड़े होकर बोलते कैसे हैं, आई कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं, राइट, आपकी आवाज़ किस मॉड्यूलेशन पे बोलना है, किस पे नहीं बोलना है, तो शायद आज जो टैलेंट हमारा दिख रहा है उससे 5 गुना और ज़्यादा टैलेंट हो जाता। ये सबकी फीलिंग होती है। तो जब कोई चीज़ सीखने को मिलेगी, वो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करके वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको, और मैं बहुत बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये बढ़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले।